बाद हमारा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। क्या है? मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? यह किसी गोले का एक भाग होता है। गोला जैसे फुटबॉल क्या है? गोला, एक त्रिविमीय आकृति होता है। हमारा पृथ्वी भी लगभग गोलाकार है। तो ये किसी गोले का भाग होता है। ये एक गोला है, मान लेते हैं गोला है ये, और इस गोले का कटिंग, इस गोले का एक हिस्सा हम ले लें, काट लें, हम ये काट लें, तो ये हमें एक गोले का एक भाग प्राप्त होगा। कैसा होगा? इसका जो ये किनारा होगा वो कैसा होगा? वो ये वृत्ताकार होगा। किसी गोले को अगर हम काटे, इंटरसेक्ट करें, उसको कटिंग प्राप्त करें, तो उसका जो कटिंग होगा प्राप्त, उसका जो किनारा होगा वो क्या होगा? एक वृत्त होगा, एक वृत्त होगा। ये एक गोलीय दर्पण, ये एक गोले का एक भाग है। अब इसका दो सतह है, एक उभरा हुआ सतह है और एक धंसा हुआ सतह है। अगर उभरा हुआ सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाए तो उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अगर धंसा हुआ सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाए तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये बनाया कैसे जाता, परावर्तक बनाया कैसे जाता था? परावर्तक बनाने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन मुख्य तरीका क्या है? ये किसी कांच की सतह पर सिल्वरिंग कर दिया जाता है, यानी कि चांदी का पॉलिश कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। चांदी को पिघला करके बहुत पतला लेयर इसके ऊपर जमा दिया जाता है, तो जो एकदम स्मूथ जम जाता है, प्योर है ना, तो उसका सतह एकदम पूर्णतः परावर्तक हो जाता है, लगभग पूर्णतः परावर्तक हो जाता है। और जो पूर्णतः परावर्तक सतह होता है उसी को दर्पण कहते हैं। क्लियर है? तो इसके सतह को कलई करके दर्पण बना दिया जाता है। अब चांदी का ये सतह जो होता है, ऊपर पॉलिश जो होता है, बहुत पतला होता है और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है, जिसकी वजह से इसमें खरोंच आ सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है? प्रायः कलई जो होता है कांच के दूसरी तरफ किया जाता है, कांच के नीचे किया जाता है कलई। और उसके कलई करने के बाद, यानी कि चांदी का जो कलई करने के बाद, सिल्वरिंग करने के बाद क्या किया जाता है? उसके ऊपर एक पेंट कर दिया जाता है ऊपर से, उस सतह को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है? ये दर्पण बनाने का एक पुराना तरीका हुआ। जरूरी नहीं कि ऐसे ही हमेशा दर्पण बनाया जाए, और भी तरीका से दर्पण बनाया जा सकता है। दो कांच का लेयर है, बीच में खाली है, वैक्यूम है, निर्वात है, तभी वो दर्पण जैसा कार्य करेगा। इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, तो ये एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक उत्तल, उत्तल मतलब जिसका उठा हुआ तल हो, उसे कहते हैं उत्तल। कौन सा तल? परावर्तक तल उठा हुआ है तो उत्तल हो गया। और दूसरा होता है अवतल, जिसका तल धंसा हुआ हो, वो है अवतल। उठा हुआ तल को वैक्स बोलते हैं, यानी कॉन्वैक्स, कॉन्वैक्स। वैक्स शीर्ष होता है, उसको वैक्स बोलते हैं। कोई चीज बीच से उठा हुआ तो क्या कहेंगे? वैक्स। और अवतल मतलब धंसा हुआ तल, तो बीच से धंसा हुआ चीज को अगर कोई सतह बीच से धंसा हुआ तो क्या कहते हैं? गुफा, केव। तो ये हो गया केव। और दर्पण तो मिरर होता ही है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। इसका परावर्तक सतह मध्य से उठा रहता है और इसका परावर्तक सतह मध्य से धंसा रहता है। तो सीधा समझ लीजिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। ये परावर्तक सतह इसका क्या है? मध्य से उठा हुआ है। और दूसरा होता है अवतल, जिसका परावर्तक सतह मध्य से धंसा रहता है। ये हो गया अवतल। ये उत्तल और ये अवतल। और ना धंसा है ना उठा है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाएगा? समतल। ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है? तो ध्यान रखना है कि उत्तल और अवतल दर्पण, ये जरूरी नहीं कि गोलीय ही हो, वो दूसरा कोई वक्र भी
हो सकता है। तो मिरर जो होता है कितने प्रकार का होता है, कह सकते हैं मोटा मोटी कि मिरर दो प्रकार का होता है। एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा कर्व मिरर होता है। एक प्लेन मिरर और दूसरा कर्व मिरर। मिरर दो टाइप का हो गया, एक प्लेन और दूसरा कर्व। और कर्व मिरर जो है वो कितने प्रकार का होता है। कर्व मिरर जो होता है वो स्फेरिकल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, या किसी और शेप का भी हो सकता है। और प्रत्येक कर्व मिरर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉनकैव होता है। जितना भी कर्व मिरर है वो दो टाइप का होगा, एक कॉन्वेक्स होगा उठा हुआ तल वाला, और दूसरा धसा हुआ तल वाला होगा। जब कर्व होगा तो इसका मतलब एक तरफ से धसा और एक तरफ से उठा है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स, और धसा हुआ है तो कॉनकैव। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल मतलब उठा हुआ तल, है ना। और इंग्लिश में याद रखना है तो कॉनकैव, कैव मतलब गुफा, और गुफा अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ गुफा कोई देखा है, अंदर की तरफ जो होता है उसे गुफा कहते हैं। क्लियर है। आगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, यानी कि टर्मिनोलॉजी। गोलीय दर्पण से संबंधित पद मतलब टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। तो सबसे पहला वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। तो यह जिस गोले का भाग होता है उस गोले का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है, यानी कि ज्यामितीय केंद्र जो होता है, उस ज्यामितीय केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। स्पष्ट है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र, ज्यामितीय केंद्र। केंद्र कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा केंद्र होगा, ज्यामितीय केंद्र, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्लियर है। तो ज्यामितीय केंद्र उसमें ऐड कर दीजिएगा, ज्यामितीय केंद्र। यहाँ उसके केंद्र की जगह पे यहाँ पे क्या डाल दीजिए, उसके ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम से ही स्पष्ट है। वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या कह सकते हैं ये जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो त्रिज्या है वह त्रिज्या ही इसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्लियर है। अगला है ध्रुव। ध्रुव मतलब पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वैसे ही ये ध्रुव है, पोल है, अंग्रेजी में से पोल कहेंगे। दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दर्पण का ज्यामितीय केंद्र है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। और वक्रता केंद्र क्या है, गोले का केंद्र है, जिस गोले का वो भाग है। तो दर्पण, गोलीय दर्पण का ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है। तो देखो ये गोलीय दर्पण जो देखने में कैसा लग रहा है, कटोरा जैसा लग रहा है ना, ये कटोरा जैसा लग रहा है। तो इसका एक सेंटर होगा, इसका किनारा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्त का एक केंद्र होगा और उस वृत्त के केंद्र से एक अभिलंब उसके सतह पर डाला जाए। वृत्त का ये केंद्र है, इसका किनारा वृत्ताकार होता है। तो किनारा जिसका जो वृत्त है उसका केंद्र होगा, उस केंद्र से इसके सतह पर अभिलंब डाला जाए। तो ये जहां पे टच होगा
यह इसका है ज्यामितीय केंद्र, और इसी को ध्रुव P कहा जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र जो है उसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और जिस गोले का वो भाग है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दोनों अलग अलग है, स्पष्ट है। ध्रुव जो होता है दर्पण पर होता है, और वक्रता केंद्र जो होता है वह दर्पण के बाहर होता है। क्लियर है। अवतल दर्पण में वो भीतर की ओर होता है, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में यह भीतर की ओर होता है, और अवतल दर्पण में सामान्य में होता है। क्लियर है। चलो आगे, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष एक सरल रेखा होता है जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके गुजरता है। क्लियर। उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद है फोकस। फोकस मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें, पैरेलल रेज, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती है मतलब कन्वर्ज होता है, या जिस बिंदु से अपसरित होती हैं यानी कि डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहां अवस्थित होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, और यह जो होता है लगभग वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में होता है। ध्यान दीजिएगा। अब उत्तल दर्पण क्या करता है? किरणों को अपसरित कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, और अवतल दर्पण क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। इसलिए अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। याद रखना, उत्तल दर्पण कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग अपसारी दर्पण। कौन सा? अपसारी, क्योंकि क्या करता है? किरणों को वो फैला देता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? कन्वर्जिंग। वो क्या करता है? किरणों को एक जगह पुंजित कर देता है, जमा कर देता है। क्लियर है। तो इसको आगे समझते हैं। और फोकस, उसके बाद होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस लेंथ। फोकस दूरी क्या होता है कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है। लगभग, ये बराबर नहीं, लगभग वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। स्पष्ट है। द्वारक, अपर्चर। द्वारक, इसको क्या कहते हैं? अपर्चर। तो अपर्चर जो होता है, ये देखिए, कोई जैसा कि दर्पण आप जानते हैं, दर्पण का जो किनारा क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो ये दर्पण का ये वृत्ताकार भाग है, इसका जो व्यास है, यह इसका अपर्चर कहलाता है। जितना बड़ा अपर्चर होगा, बड़े दर्पण का अपर्चर बड़ा होता है, और छोटे दर्पण का अपर्चर छोटा होता है। वक्रता त्रिज्या छोटे दर्पण का भी देखो, वक्रता त्रिज्या, अब ये किसी गोले का भाग है, ये गोले का भाग, इसको कटिंग करेंगे, इसका जितना वक्रता त्रिज्या होगा उतना ही वक्रता त्रिज्या इस छोटे से भाग का भी होगा। प्रत्येक भाग का वक्रता त्रिज्या बराबर होगा, चाहे उसकी चौड़ाई कितनी भी ले ली जाए, लेकिन अपर्चर बड़े दर्पण का ज्यादा और छोटे दर्पण का कम होगा। क्लियर है। तो जितना ज्यादा अपर्चर होगा, प्रकाश के परावर्तन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि उतना ही ज्यादा प्रकाश को डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। अवतल दर्पण है तो कन्वर्ज करेगा, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण क्या करता है? कन्वर्ज करता है, यानी कि अभिसारी करता है, अपसरित करता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है?
कन्वर्ज करता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण क्या करता है? डाइवर्ज करता है, अपसारित करता है। इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्लियर है? उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी दर्पण। तो देखो यहां समस्या है कुछ, सीधा नहीं बढ़ सकता। देखो, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और अपसारी मतलब कन्वर्जिंग। अब देखो, उत्तल दर्पण इस टाइप का होता है, ये उत्तल दर्पण है, ये रफ सरफेस है इसका, और जो दूसरा सरफेस है जो स्मूथ है वो इसका परावर्तक सतह है। ये इसका मध्य में इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और इसका वक्ता केंद्र मान लो यहां पर कहीं है, तो ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें, ये किरण एक ले लेते हैं, एक से ज्यादा हम ले लेते हैं जो पता चले, ये ले लेते हैं। इस मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें हैं, लिए दिखाने के लिए। अब क्या करेगा ये इसको रिफ्लेक्ट कर, परावर्तन के नियम के हिसाब से। परावर्तन का नियम क्या बताता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उस हिसाब से ये क्या करेगा? यानी अभिलंब के साथ दोनों बराबर कोण बनाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, और ये चला जाएगा ऐसे, ये चला जाएगा ऐसे। देखने से लगे प्रतीत होगा कि ये यहां से आ रहा है। ये पॉइंट, जिस पॉइंट से निकलता हो दिखेगा, यही पॉइंट इसका फोकस है। ये किरणों को डाइवर्ज कर देता है। और अवतल में, ये अवतल दर्पण है, इसका ये सरफेस रफ है, और ये इसका ध्रुव है, और इधर कहीं सेंटर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पे किरणें, मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें जब यहां आएंगी तो क्या होगा? ये फोकस से गुजरेगी, ये इसका फोकस है। मुख्य अक्ष की किरणें ऐसी, तो एक जगह कन्वर्ज यहां हो रहा है, तो ये इसका मुख्य फोकस है। क्लियर है? मुख्य फोकस है। तो ये क्या कर रहा है? ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब जमा कर रहा है, कुंजित कर रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। पिक्चर बना के देख लेना, अभिसारित करता है। कब कंफ्यूज कर जाता है विद्यार्थी कि अभिसारी अपसारी में। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी, क्योंकि वो अपसारित करने का मतलब था फैला देना, और अभिसारित करने का मतलब होता है जमा कर देना, कन्वर्ज कर देना। ये डाइवर्ज करने का मतलब होता है दिशा मोड़ देना, साइड कर देना, इधर से आने वाले को फेंक दो, डाइवर्ज हो गया। जैसे बॉल आया ऐसे बैट से मार दिया तो क्या हो गया? वो डाइवर्ज हो गया। डाइवर्सन नहीं होता, यानी कि मेन से जा रहा है, इसे खिसका दिया, क्या हो गया? डाइवर्सन हो गया।